नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह एक कुम्हार गीली मिट्टी को रूप देता है, उसी तरह से सही परवरिश बच्चे के भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन बिना आग में तपे किसी काम के नहीं होते। तो क्या ठीक वैसे ही एक अच्छी और सही परवरिश को भी किसी अग्नि परीक्षा से गुजरने की जरूरत पड़ सकती है? सर, हमारा बच्चा कहाँ है? सर, अभी तक उसका पता क्यों नहीं चला? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो अब तक सुजीत का कुछ अता पता है और ना ही आप लोगों को अभी तक किसी ने रैंसम के लिए कॉल किया। लेकिन आप भी अपने आसपास के लोगों पर गौर कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की किडनैपिंग में नजदीक के लोग ही शामिल होते हैं। आपको शक है किसी पे? नहीं सर। आप लोग अलर्ट रहिए, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। क्या हुआ? वो जो पुलिस वालों ने कहा उसके बारे में सोच रहा था। क्या आपको लगता है कि हमारे बेटे की कोई किडनैपिंग कर सकता है? हाँ। किस पे शक है आपको? साहब, हमने फोन किया था आपको सर। मैं यहीं पे था, यहीं प्लास्ट पड़ा था। सामने से हटिए। चेक करो आकाश। ये साहब यहीं बाजू में चाय की दुकान है हमारा। सर, बच्चे के कपड़ों में तो कुछ नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन करो। सर, तुम उधर जाओ। नहीं सर, ये हमारा बच्चा नहीं है सर। अगर ये बच्चा सुजीत नहीं है तो है कौन? मुंबई से लगे मीरा रोड इलाके में रहने वाले सुशांत सिंह और माधुरी सिंह का 8 साल का बच्चा सुजीत अपने घर से लापता था और अगले दिन मीरा रोड से ही पुलिस को मिलती है एक और बच्चे की लाश। आखिर कहां था सुजीत और वो बच्चा कौन था जिसकी लाश पुलिस को मिली थी? सुजीत के लापता होने के पीछे क्या राज था? क्या किसी ने सुजीत को अगवा किया था? और अगर उसे किसी ने अगवा किया था तो अपहरण करने वाले का मकसद क्या था? क्यों वो अब तक चुप बैठा था? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। क्या बोला पुलिस वालों ने? कहाँ सुजीत? वो बोले कि सुजीत का अभी भी कुछ पता नहीं चला और वो जो लाश उन्हें मिली थी वो किसी और बच्चे की थी। देखा भैया, अरे मैं तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा सुजीत को। आप टेंशन ले रहे थे, जल्दी आ जाएगा वो। तुझे कैसे मालूम कि उसे कुछ नहीं होगा? जब से मेरा बच्चा गायब हुआ मैंने तेरे चेहरे पर कोई टेंशन ही नहीं देखी। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया? मुझे अपने भतीजे की टेंशन नहीं होगी तो किसको होगी? बता सुजीत कहाँ है? बता ना यार। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे चुप रहिए बाबा। पापा कुछ बता क्यों नहीं? हेलो हेलो पापा। सुजीत कहाँ है बेटा तू? पापा, आपने मुझे वो गेमिंग बॉक्स नहीं दिलाया ना। मैं खूब रोया, लेकिन आपने मुझे वो गेमिंग बॉक्स नहीं दिलाया। जैसे मैं रोया वैसे ही आप रोना। सुजीत देख बेटा, मेरी बात सुन। हेलो सुजीत। अरे एक मिनट। इंस्पेक्टर कदम, मैं सुशांत बोल रहा हूँ सर। ठीक है सर, उस नंबर का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो गया। पालघर के एक लोकल पीसीओ का नंबर है। कहाँ चला गया था तू?
ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। ले बेटा पानी पी ले। मम्मी वो मेरा गेमिंग बॉक्स। ये ले बेटा, तेरा गेमिंग बॉक्स पहले से ही लाके रखा था। दादी ये देखो मेरा गेमिंग बॉक्स। अच्छा जी। सर, इस बच्चे की लाश जो मैं मार्केट के पीछे कूड़े वाले एरिया में मिली थी, इसका पता चल गया। सर, लाश मिलने के 3 दिन ही पहले यानी कि 17 नवंबर की शाम को बच्चा गायब हुआ था, जिसके बाद 20 नवंबर की सुबह हमें इसकी लाश मिली। सर, इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट कांदरपाड़ा थाने में दर्ज हुई थी। मैंने इसके परिवार वालों को यहाँ पर बुलाया था, उन्होंने बॉडी की शिनाख्त कर ली है। बच्चे के अगेंस्ट फैमिली को कोई रैंसम कॉल आया? नहीं सर, कांदरपाड़ा पुलिस को लग रहा था कि यह सब दुश्मनी में किया गया, लेकिन इस एंगल में भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। आकाश, मुझे लगता है कि इस बच्चे की किडनैपिंग रैंसम के लिए ही की गई थी। इससे पहले कि किडनैपर कुछ देख समझ के कॉल कर पाता, उसके हाथों बच्चे का खून हो गया और उसने बच्चे की लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया जहां से हमको इसकी बॉडी मिली थी। हो सकता है किडनैपर मीरा रोड, दहीसर या उसके आसपास के एरिया का रहने वाला होगा, क्योंकि यह बच्चा दहीसर में रहता था और 17 तारीख से गायब है। कांदरपाड़ा पुलिस से इस केस की एक कॉपी मंगवाओ। दीदी, इस गेम के लिए 2 प्लेयर चाहिए, चलो ना खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना। निनाद हुआ? 5 मिनट बस, 5 मिनट हो जाए। चलो ना दीदी खेलते हैं। मैंने बोला ना मुझे नहीं खेलना है। खेल लेना 10 मिनट। मैंने बोला ना मुझे नहीं खेलना है। आदिति, आदिति, इतना गुस्सा किस बात का है तुझे? हाँ, 6 महीने से बोल रही हूँ लैपटॉप खराब हो चुका है, नया दिला दो, पर आप लोगों को तो मेरी परवाह ही नहीं है ना। तुझे बोला था ना पैसे आते ही दिला देंगे। सुजीत को पिछले महीने 10,000 की साइकिल और इस महीने 40,000 की गेमिंग सेट, कहाँ से आया वो पैसे? तू हर बार उससे कंपेयर क्यों करती है खुद को? बच्चा है वो अभी। बच्चा है वो? मुझे लगता है मैं भी उसकी तरह बचपना दिखाऊं। घर छोड़ के जाती हूँ मैं, तब शायद आप लोगों को होश आ जाएगा। करण, आओ। खुद के बेटे को तो इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि क्या बताऊं, और शक किया तो मेरे मनीष पे आके। अरे तू इतना गुस्सा काहे को करती रही अंजलि? बोल तो उसको किडनैप कर लेते हैं, उसका काम भी सही हो जाएगा और अपने पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। क्या बोलती है? वाह, इस घर की चाय पीकर इसी घर की थाली में थूको। पापा वो करण मजाक कर रहा था। मजाक कब सच में बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। चाय खत्म हो जाए ना तो सीधे अपने घर चले जाना। दीदी चलो ना खेलते हैं। दीदी चलो ना। मुझे नहीं खेलना है। मेरा बस चले ना, मैं तेरा एक गेम ही जला दूं। हाथ लगा कर तो दिखाओ, फिर देखो क्या करता हूँ। धमकी दे रही है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आपके बेटे की किडनैपिंग हुई थी। लेकिन सर, ऐसा कौन करेगा? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। हो सकता है किडनैपर आपका ही कोई नजदीकी हो। अच्छा भानु जी, रिसेंटली आपको कुछ संदेहजनक लगा? मतलब कुछ अजीब सा, कोई औरत या आदमी जो आपको इन दिनों कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हो? सर, मेरी दुकान पे रोज 100 लोग आते हैं। आप अपनी दुकान और वर्कशॉप की पिछले 2 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज हमें दे दीजिए। कौन है? तो फिर से कहानियां बनाने लगा। सुजीत तू कब सुधरेगा? दादू मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, वह सच में एक आदमी है। आदमी नहीं, राक्षस आएगा अब और तुझे खा जाएगा। चल जाओ, चुपचाप जाकर अपना होमवर्क करो। और सुनो, ये बकवास किसी और के सामने मत करना, ठीक है? जाओ। अरे वाह पापा, ये तो एकदम सुधर गया। आपने एक बार में बोल दिया होमवर्क करने चले जाओ और ये चला भी गया। वैसे जल्दी भी आ गया नहीं घर आज। ये अदिति आई क्या? अभी तक तो नहीं आई, आ जाएगी। बहू, एक कप चाय बना दो। हाँ पापा। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? क्या हुआ? सुशांत, अदिति घर नहीं आई अभी तक।
अरे गई होगी कहीं, आ जाएगी, इतनी टेंशन क्यों ले रही? सुशांत, वो 4 घंटे से घर नहीं आई है अभी तक। आज तक इतनी देर वो कभी बाहर नहीं रही है। सुशांत, अदिति को आसपास के इलाके में सभी जगह देखा, वो मुझे कहीं नहीं दिखी। वो कहाँ है? सुजीत कहाँ है? वो कमरे में पढ़ाई कर रहा है। चलो, मैं अदिति को ढूंढने जाता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। अपना फोन अपने पास ही रखना, अदिति के मिलते ही फोन करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह पिछली बार सुजीत गेमिंग बॉक्स के लिए घर छोड़कर चला गया था, इस बार अदिति ने भी सेम तरीके का इस्तेमाल किया? इन दिनों कुछ ऐसा था जिसके लिए अदिति डिमांड कर रही हो? सर, एक नया लैपटॉप तो चाहिए था उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस वजह से घर छोड़ के जा सकती है। सर, छोटी बच्ची है, रात का वक्त है, बहुत टेंशन हो रही है सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। ठीक है, आप अदिति का नंबर हमें दे दीजिए। सबसे पहले हमें उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करनी होगी। सर, लेकिन वो तो अपना फोन घर पे छोड़ के गई है। उस समय उसका फोन चार्ज पे था। एक काम कीजिए, आप उसका नंबर लिखवा दीजिए और उसकी एक फोटो हमें भिजवा दीजिए। जी सर, मेरे पास मोबाइल पर उसकी कुछ फोटोज हैं सर, ये देखिए सर। सर, मैंने हर जगह अच्छे से सर्च किया, अदिति के घर के आसपास के एरिया में भी, लेकिन अदिति का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। और सर, जब से ये अदिति गायब हुई है तब से उसकी किसी से कोई बात भी नहीं हुई है। अदिति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर, मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कुछ भी डाउटफुल नहीं मिला। कहीं अदिति ने अपने भाई सुजीत को देखकर सच में कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया? अदिति अपनी मर्जी से कहीं चली गई या फिर इसे किडनैप कर लिया गया? आकाश, हो सकता है इस सब में अदिति ने अपने दोस्तों की मदद ली हो। इसके करीबी दोस्तों के घर में एक बार सर्च करते हैं। सर, मेरी तो अदिति से 2 दिन पहले ही बात हुई थी, उसके बाद कुछ बात नहीं हुई। मैंने उसे मैसेज भी किया था पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। पक्का तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी दोस्त अदिति कहाँ है? मुझे सच्ची नहीं पता कि अदिति कहाँ है, पर आप एक बार विशाल से पूछ लीजिए, शायद उसे कुछ पता हो। वो और अदिति बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। नहीं सर, मुझे नहीं पता कि अदिति कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। आखिर अदिति गई कहाँ? अगर ये अपनी मर्जी से कहीं गई है तो सेफ जगह पे गई होगी। ऐसा करते हैं कि एक बार। हेलो, इंस्पेक्टर सत्यजीत कदम स्पीकिंग। क्या? ठीक है, हम अभी वहां आते हैं। ये कॉल आपको कितने बजे आया था? करीब 2 बजे के आसपास आया होगा सर। सर, मैं और माधुरी अदिति को ढूंढने घर से निकलने ही वाले थे कि मेरा फोन बजा। चलो जल्दी आओ। 1 मिनट। हेलो, सुशांत सिंह, सुना है बड़ा पैसा है तेरे पास? कौन है? कौन बोल रहा है? तेरा शुभचिंतक रे, तेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। चाहिए तो मिलके पूछ लेना, लेकिन मिलने के लिए एक छोटी सी शर्त है। क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 5 लाख मांगूंगा। 5 लाख ला और एक्सचेंज ऑफर में अपनी बेटी को ले जा। ये देखिए सर, ये इस नंबर से आया था सर। आकाश, इस नंबर को ट्रेस करो फौरन। सर। अच्छा, जिसने भी ये कॉल किया था उसकी आवाज आपको जानी पहचानी लगी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। क्या हुआ, इन पेपर्स में क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, बस पुराना कुछ हिसाब किताब बचा हुआ था, वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हिसाब? तुमने कौन से किसी को लाखों रुपए उधार दिए हैं जो उसका हिसाब लेके बैठ गए? और वो 2 लाख रुपए कब दोगे मुझे? जल्दी ही दे दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। मनीष, मुझे पता होता ना कि तुम इतने बड़े भिखारी हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अंजलि यार, मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे दो। देखो मनीष, अगर तुमसे नहीं होता है ना तो तुम मुझे बता दो, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। अंजलि, 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 जिस नंबर से सुशांत को रैंसम का कॉल आया था उस नंबर को हमने ट्रेस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रेस नहीं हो पाया। हमने आईटी सेल के एक्सपर्ट को भी कॉल किया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। सर, हो सकता है कॉल करने वाला कोई इंटरनेट एक्सपर्ट हो। उसने कॉल तो इंटरनेट से किया, लेकिन अनट्रेसेबल रहने के लिए उसने कोई ऐसे सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जिससे वो अपनी आइडेंटिफिकेशन आसानी से छुपा सकता है, जिसकी वजह से अगर हम इस कॉल को ट्रेस भी करेंगे तो हमारे हाथों सिर्फ और सिर्फ हजारों और लाखों आईपी एड्रेस लगेंगे। आकाश, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक क्लू तो छोड़ ही देता है। पर सर, ये किडनैपर हमारे लिए कौन सा क्लू छोड़ गया? इस केस में भी तो इसने क्लियर कर ही दिया है कि ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकल बंदा है, जिसे इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में डीप नॉलेज हासिल। पुलिस को शुरुआत में यह लगा कि अदिति अपने भाई सुजीत की ही तरह घर से भागकर कहीं छुपी हुई है,
और ऐसा करके वो अपनी बात मनवाना चाहती है। लेकिन फिरौती की रकम के लिए आए इस फोन कॉल ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। अब ये केस एक किडनैपिंग का केस बन चुका था। क्या वाकई में अदिति किडनैप हुई थी या फिर ये महज एक गलत परवरिश का नतीजा था? आखिर अदिति घर लौटकर क्यों नहीं आई थी? कहां थी वो इस वक्त? और सुजीत जिस किडनैपर के चंगुल से बचकर निकला था वो कौन था? क्या अदिति, सुजीत और तुषार्थ के बीच कोई कॉमन कड़ी थी? देखिए, जिसने भी अदिति को किडनैप किया वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड का है। कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीजों से कैसे खेलते हैं वो अच्छी तरीके जानता है। और हाँ, जो रैंसम कॉल आपको आया था वो भी इंटरनेट के थ्रू किया गया था। अच्छा, आपकी नजर में या आसपास में ऐसा कोई है जो रैंसम के लिए इस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हो? मेरी नजर में तो नहीं है सर कोई। हाँ, एक लड़का है जो कभी कभी हमारे घर आता है। वो अदिति का कंप्यूटर रिपेयर करने आता है। निनाद नाम है उसका। कहाँ रहता है निनाद? जी कहिए। निनाद आपका बेटा है? जी हाँ। बुलाइए उसे, मिलना है हमें। बात क्या है? क्या हुआ? निनाद? जी मैं ही निनाद। हमें तुम्हारा कंप्यूटर चेक करना है। जी जी चलिए। पासवर्ड डालिए। ये क्या है? वो ले चलो सर। सर सर मेरी बात सर लेकिन निनाद, तुम्हारी उम्र बहुत कम है। भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। बोलो, अदिति कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। मैंने अदिति की किडनैपिंग नहीं की सर मैंने तो बस कॉल किया। सुशांत सिंह, सुना है बड़ा पैसा है तेरे पास? कौन बोल रहा है? तेरा शुभचिंतक रे। क्यों किया था कॉल? सर मुझे पता चल गया था कि अदिति के घर में बहुत सारा कैश है। हाँ ठीक हो गया सब कुछ। देख लो अदिति। क्या हुआ? यार मैं कब तक इस खटारे को ऐसे बनवा के चलाती रहूंगी? क्या? और पापा को तो मेरी पड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है अदिति, हो सकता है अभी उनके पास इस वक्त पैसा कम हो। मेरे पापा के पास बहुत पैसे है। सुजीत को ही देख लो, जो चीज काम की नहीं है फिर भी वो उससे मिल जाती है। तुझे पता है सुजीत गेमिंग बॉक्स के लिए घर से भाग गया था, तो पापा को लगा कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया। लाखों रुपए कैश में घर पे लेकर आए थे वो। लगता है मुझे अपनी बात मनवाने के लिए सुजीत का ही रास्ता अपनाना होगा। फिर जब सर अदिति गायब हुई तो मुझे लगा कि खुद से गायब हुई ताकि उसे नया लैपटॉप मिल सके। सर मैंने सोचा वो आ जाए, इससे पहले मैं इन सब के बीच पैसे कमा लेता हूँ। पैसे कमाने थे? किस चीज के लिए? सर मुझे नया फोन चाहिए था, जिसके लिए मुझे 70,000 रुपए चाहिए थे सर। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और ब्लैकमेलिंग का कॉल किया उसके पापा के पास। सर आई शपथ सर, मैंने अदिति का किडनैपिंग नहीं किया सर। मुझे नहीं पता अदिति कहाँ है। सर इस अदिति का किडनैपिंग नहीं किया है। कॉल करके गलती किया सर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर, माफ कर। इन्हें बाहर लेके बताओ। आकाश, अगर ये सच बोल रहा है तो अदिति को किसने किडनैप किया? सुन बे सियाणे, 10 लाख के कड़क कड़क नोट तैयार रखा। और हाँ, ज्यादा शानपत्ती करने की कोशिश की ना तो नोट के बदले बच्चे के टुकड़े मिलेंगे तुझे। हेलो हेलो, कौन बोल? हेलो। जहां इस केस में अदिति का अब तक कुछ पता नहीं चला था, वहीं अदिति की फिरौती के लिए सुशांत को अब तक 2 फोन कॉल्स आ चुके थे। पहला कॉलर था निनाद, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में था। तो क्या ये दूसरा कॉलर असली किडनैपर था या फिर ये भी निनाद की तरह मौके का फायदा उठाने वालों में से था? फिरौती की रकम अब दुगनी हो चुकी थी। क्या अदिति इन सारी बातों से अनजान थी या फिर वाकई में उसकी जान को खतरा था? कहां थी अदिति और उसे किसने और क्यों अगवा किया था? सर उसने 10 लाख की डिमांड की है और इस नंबर से कॉल आया सर। ये देखिए। दिखाइए। सर मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं? वो घर लौट आएगी ना? अब बेफिक्र रहिए, हम बहुत जल्द आपकी बेटी और उस किडनैपर को ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सर।
चलिए थैंक यू। आकाश, फौरन इस नंबर को ट्रेस करो। सर। हेलो सर, अभी अभी सुशांत ने जो नंबर दिया था उसका पता चल गया। देसर के एक लोकल पीसीओ का नंबर है। फौरन इस पीसीओ के मालिक से मिलते हैं। सर। सर, दिन भर में 100 से ज्यादा कस्टमर्स आते रहते हैं, हम किस को याद करते रहेंगे। आकाश, पिछले 10 दिनों में ये तीसरा मामला है कि किसी बच्चे के गायब होने की खबर आ रही। सुजीत अपनी मर्जी से गया था और उसे हमने ढूंढ निकाला, और अब अदिति मिसिंग है। क्या त्रुशांत और अदिति के केसेस में कोई सिमिलरिटीज हैं? क्या कहीं से भी ये दोनों केसेस इंटरलिंक्ड हो सकते हैं? सर, मुझे भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज लगती है, क्योंकि जिस एरिया से सुशांत को रैंसम का वो दूसरा कॉल आया था वो एरिया भी कांदरपाड़ा ही है, सेम एरिया जहां पर भानु की ज्वेलरी शॉप है। वैसे तो ये एंगल तुक्के वाला है, पर हो सकता है कि ये तुक्का सही निशाने पर जा लगे। आकाश, भानु और सुशांत दोनों की फैमिलीज को क्रॉस चेक करो। हो सकता है कि दोनों फैमिलीज में कोई ऐसा लिंक मिले जहां से इन दोनों फैमिलीज के रास्ते एक दूसरे से होके गुजरते हैं। दीदी, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे उस निनाद का हाथ नहीं है। मुझे लगता है कि मामला कुछ और है, कोई और है जो ये सब कर रहा है। आज का टाइम किसी पे भरोसे करने लायक नहीं है। कौन सी बात अपने पास के लोगों को दूर कर दे, कोई नहीं जानता है। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। समझदार को इशारा काफी होता है अंजलि, और मुझे लगता है कि तुम समझदार हो। तो आप कहना चाहती हैं कि अदिति के किडनैप होने के पीछे हमारा हाथ है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरी बेटी का एक भी बाल बांका हुआ ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पिछली बार भी सुशांत भाई ने बिना कुछ सोचे समझे मनीष पे उल्टे पुल्टे इल्जाम लगा दिए थे, लेकिन इस बार कोई भी इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिए आप। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को बस तू मैं सोच रही है। लड़की अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं वो कहां होगी, किस हाल में होगी। सर, मैंने हर एंगल को अच्छी तरीके से क्रॉस चेक किया। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। त्रिशांत के पिता भानु की ज्वेलरी शॉप और अदिति के चाचा मनीष का ऑफिस कांदरपाड़ा के एक ही बिल्डिंग में है, और जिस पीछे से सुशांत को रैंसम का वो दूसरा कॉल आया था वो भी कांदरपाड़ा में ही। इसका मतलब साफ है आकाश, जिस कड़ी की हमें इतने वक्त से तलाश थी अब वो हमारे हाथ लग चुकी है। इन दोनों केसेस में दो चीजें कॉमन है, कांदरपाड़ा और मनीष। इस मनीष को उठाने से पहले इसके खिलाफ सबूत पुख्ता कर लेते हैं। सर साहब, सुशांत और मनीष में बनती कहाँ है? दोनों भाइयों में 36 का आंकड़ा है। सर, कई बार सुना है दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं थी। सुशांत सर के मुकाबले मनीष सर की कमाई बहुत ही कम थी। सर, वो सुशांत है ना, मनीष को हमेशा ताने मारता था। मैंने खुद देखा है उस दिन बर्थडे पार्टी में। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। चाचू चाचू, मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? अरे, आपका बर्थडे प्रेजेंट उधार रहा। बेटा, ये उधार तो पिछले 5 साल से चल रहा है, इसमें नया क्या है? कोई बात नहीं बेटा, आपका चाचू कंगला है, पापा ने। बाहर जाके देखो आपके लिए क्या आया। भैया, कम से कम बच्चों के सामने तो बेइज्जती मत किया। क्यों, शर्म आ रही है? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और बच्चे को सपने दिखा रहा है। चुपचाप ये केक मुंह में ठूस, वहां जाके बैठ जा कोने में। सर, ये दोनों भाई रहते तो एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। बड़ा भाई सुशांत काफी अच्छा कमाता है, वहीं पे छोटा भाई मनीष महीने की सिर्फ 22,000 रुपए की नौकरी करता है, और उसके ऊपर काफी कर्जा भी है। सर, एक ही छत के नीचे इतना फर्क? इस मनीष की कुंडली निकालो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। सर, मैंने मनीष के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स अच्छी तरीके से चेक की है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो क्या? वो ज्वेलर्स भानु का बेटा त्रिशांत 17 नवंबर को अपने घर जाते समय गायब हुआ। लेकिन सर, गौर करने वाली बात यह है कि 17 नवंबर को जिस जगह से त्रिशांत गायब हुआ था, लगभग उसी समय मनीष का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। ये देखिए सर। और ये नहीं सर, जिस पीछे से सुशांत को 10 लाख रुपए का वो दूसरा रैंसम कॉल आया था, उस एरिया में भी मनीष का फोन एक्टिव था। केस आईने की तरह साफ है आकाश, ये सब कुछ मनीष का किया धरा है। उठा के लाओ उसे। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। ए मनीष, सब सच सच उगल दे, अब तू हमसे नहीं बच सकता। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा हमें पता चल चुका है। सर, मैंने उस ज्वेलर के बच्चे को किडनैपिंग की। क्यों किया था? पैसे के लिए सर।
सर मेरे बड़े भैया सुशांत भैया बहुत अच्छा कमाते, किस्मत हमेशा उनका साथ देती और मेरे खिलाफ रहती। फिर मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ जिसमें 20-22 हजार रुपए मिलते हैं और मुश्किल से मेरा गुजारा हो पाता। सर मेरी बीवी को टीचर की जॉब लगने वाली थी जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत थी और मैं नहीं दे पा रहा था। इस वजह से वो मुझे बहुत ताना मारती थी। भैया ये स्ट्रॉबेरीज कितने के दिए? मैडम 180 रुपए। जी हाँ जी 180 रुपए। मनीष पैसे दो। गुप्ता जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि 2 लाख रुपए का इंतजाम हुआ या नहीं। तो तुमने क्या कहा? वही जो तुम मुझसे रोज कहते हो कि जल्दी ही हो जाएगा। मनीष देखो, अगर वो 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया ना तो वो नौकरी फिक्स हो जाएगी। हाँ वो तो मिलेगी। मनीष तुम ऐसे मेरी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो, या तो तुम मुझे वो 2 लाख रुपए दे दो या फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। अंजलि हटो। अंजलि। सर मैं अपने पैसों की तंगी से बहुत परेशान था सर। मैं सोच रहा था कहीं से मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएं जिससे मेरी बीवी ताना मारना छोड़ दे और मेरे पैसे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तभी मेरी नज़र ज्वेलरी शॉप पे पड़ी सर, जो मेरी ऑफिस के बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे थी। फिर सर मेरी नज़र ज्वेलरी शॉप के मालिक और उसके बच्चे पर पड़ी सर। मैंने देखा उस ज्वेलरी शॉप का मालिक अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। वो रोज उसे 100 रुपए देता है पॉकेट मनी के लिए। मैंने सोचा कि अगर इसका बच्चा किडनैप हो जाए तो इसके लिए 8-10 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है। 8-10 दिन फॉलो करने के बाद मैंने देखा सर रोज वो अपने बच्चे को सड़क क्रॉस करा करके एक जगह से अकेला घर जाने के लिए छोड़ देता था। ठीक है, और बहुत साइड से जाना बिल्कुल। हाँ चलो। जहां से उसका बच्चा अकेले घर जाता था और उसके घर जाने के बीच में एक जगह सुनसान पैच पड़ता था। मैंने सोच लिया था सर इस बच्चे को यहीं किडनैप करूंगा। उस दिन भी मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गया। चलो बाय बाय। जैसे ही वो सुनसान जगह आया मैंने उस बच्चे से जाकर कहा, बेटा अरे तेरे पापा बुला रहे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल। अरे पापा की दुकान तो वहाँ पे, यहाँ पे कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ लेकिन वो खड़े वहाँ पे ना चॉकलेट लेकर के। फंस तो तू अभी गया है। चंद रुपयों के लिए तूने एक 6 साल के मासूम बच्चे की जान ली। इतने पर भी जब पैसे नहीं मिले तो अपने ही भाई की बेटी को किडनैप किया, फिरौती के लिए कॉल किया उसे। सर मैंने फिरौती के लिए कॉल जरूर किया था पर मैंने अदिति की किडनैपिंग नहीं की सर। सर सुजीत के गायब हो जाने के बाद फिरौती के लिए भैया ने घर में लाखों रुपए इंतजाम करके रखे हुए थे। मुझे लगा कि मैं एक कॉल करूंगा और मुझे वो पैसे मिल जाएंगे। मैं लालच में आ गया था सर, इसलिए फिरौती के लिए कॉल की। मैं ज्यादा शान पत्ती करने की कोशिश की ना तो नोट के बदले बच्चे के टुकड़े मिलेंगे तुझे, समझा? चला फोन रख। मुझे लगा कि मेरे एक कॉल करने से वो पैसे मुझे मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने फिरौती के लिए कॉल किया सर। कहानी मत बना, बता अदिति कहाँ है? बता अदिति कहाँ है? सर मैं कहानी नहीं बना रहा सर, मुझे सच में नहीं पता अदिति कहाँ है। अगर छुपाना ही होता तो मैं अपने मर्डर की बात छुपाता सर। मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता अदिति कहाँ है सर। आकाश इतनी जल्दी इसकी बात पे विश्वास करना ठीक नहीं होगा। वैसे एक बात गौर करने वाली है, इसकी बीवी अंजलि को भी पैसे की जरूरत थी। कहीं अंजलि ने तो अदिति को किडनैप नहीं कर लिया? सर अगर ये किडनैपिंग उसने की है तो उसके साथ और कौन होगा? सर मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मनीष मेरा बेटा, पैसे के लिए उसने छोटे से बच्चे की जान ले ली। सर हमें मनीष ने बताया कि अंजलि को पैसों की जरूरत थी। क्या आपको लगता है कि अंजलि पैसों के लिए अदिति को किडनैप कर सकती? सर अंजलि और उसके भाई करण को मैंने बातें करते हुए सुना था। बोल तो उसको किडनैप कर लेते हैं, उसका काम भी सही हो जाएगा और अपने पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। क्या बोलती है? सर अगर ये सब अंजलि ने किया है तो इसमें उसका भाई करण भी शामिल होगा। अदिति कहाँ है? सर मुझे क्या पता कहाँ है। मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ कि मनीष ने किसी 6 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया। सुना है मस्ती मजाक में बड़े बड़े प्लान बनाता है तू। बोल अदिति को किडनैप करने का प्लान कब बनाया? साहब मैंने कोई प्लान वान नहीं बनाया था और मुझे पता कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
वो पापा जी ने आपको सब बताया ना? सर उस दिन तो मैंने बस ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया था, ऐसा करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। मैं उस पर सिर्फ इसलिए प्रेशर डालती थी क्योंकि मैं चाहती थी वो आगे बढ़े। सर उसकी मामूली सी जॉब से हमारा कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने ही उससे कहा था कि वो 2 लाख रुपए का इंतजाम करे। सर उसके उस पैसे से मेरी नौकरी लगने वाली थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो किसी बच्ची को किडनैप करके उसका खून कर दे। जब अदिति गायब हुई उस वक्त कहाँ थे तुम? सर घर पे बहुत काम होता है, उस दिन मैं घर से बाहर भी नहीं निकली थी। सर उस दिन मैं अपने जॉब पर था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैं तो छुट्टी भी नहीं लेता सर। सर मैंने क्रॉस चेक किया, दोनों सच बोल रहे हैं। अदिति के लापता होने वाले दिन अंजलि अपने घर में थी और करण अपने ऑफिस में। तो फिर ये मामला है क्या? अदिति मिसिंग केस में अब तक आए 2 रैंसम कॉल दोनों ही झूठे थे। कहीं ऐसा तो नहीं अब तक हम जिस एंगल के लिए काम कर रहे थे ये मामला उस एंगल से जुड़ा हुआ ही ना हो? मतलब सर? मतलब ये हो सकता है कि ये मामला दुश्मनी का हो और किसी ने अदिति को रैंसम के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए किडनैप किया। और सर ऐसा, एक मिनट सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर आकाश महादिक हियर। क्या? श्योर, ठीक है, हम आते हैं। सर मीरा रोड के नाले में एक बच्ची की लाश मिली है। क्या? फौरन अदिति के माँ बाप को इन्फॉर्म करो। सर। मत रो माँ। जैसे पुलिस अंकल चाचू को लेके गए, वैसे पुलिस अंकल मेरे को भी लेकर जाएंगे। नहीं बेटा, तुमको क्यों ले जाएंगे? हाँ, तुमने क्या किया है? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। हाँ? बेटा, मुझे तुझे एक बात बतानी है। कहिए बाबा। जिस दिन अदिति घर नहीं लौटी थी उसी शाम सुजीत ने मुझे ये बताने की कोशिश की थी कि किसी ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। दादू मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, वह सच में एक आदमी है। आदमी नहीं, राक्षस आएगा अब और तुझे खा जाएगा। मुझे लगा कि सुजीत कहानी बना रहा है, मैंने उसे चुप करा दी। पापा आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। ये बात इंस्पेक्टर कदम को बतानी पड़ेगी कि उसको किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी। बेटा, उस दिन गार्डन में जब वो बुरे वाले अंकल आपको जबरदस्ती ले जाने वाले थे, आपने उन्हें देखा था? कौन है? कौन से बुरे अंकल? वही अंकल बेटा जो आपको जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। मुझे तो कोई अंकल ले जाने नहीं वाले थे। बेटा आप शायद भूल रहे हैं, याद करो, अभी कुछ दिन पहले की बात है। सेम उसी दिन जिस दिन से आपकी दीदी घर नहीं लौटी है, आपने अपने दादू से बोला भी था। दादू झूठ बोल रहे, मैंने उनको कुछ नहीं कहा था। सुजीत, क्या बच्चे को सच में वो सब याद नहीं, या फिर उसके दादा रामेश्वर ने हमसे झूठ बोला है? आकाश, इस केस के जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके फोन रिकॉर्ड चेक करो। रामेश्वर के हिसाब से जिस शाम सुजीत पर पार्क में हमला हुआ उस शाम इनमें से कोई पार्क में मौजूद था या नहीं, ये चेक करो। सर। देख, सच बोल वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तेरी कॉल लोकेशन डिटेल के हिसाब से उस शाम तू उसी गार्डन में मौजूद था जहां तूने सुजीत को अगवा करने की कोशिश की थी। सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैं उस गार्डन में गया जरूर था सुजीत को अगवा करने। सर वो वॉचमैन वहां का देख लिया और वो चिल्लाने लगा, मैं डर से भाग गया सर। मैं सच कह रहा हूं, मैंने अदिति को नहीं मारा सर। सच बोल नहीं तो। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? सर एक मर्डर का तो मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया सर। अगर अदिति का मर्डर मैंने किया होता तो मैं पहले ही बता देता सर।
सर, अदिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत लंग्स में पानी भरने की वजह से हुई है, लेकिन मरने से पहले उसके सर के पीछे किसी भारी चीज से मारा गया। ये चोट जरूर किसी से हाथापाई करते वक्त उसे लगी होगी। आकाश, कौन है जो इस पे वार कर सकता है? कोई तो होगा अदिति के साथ जिसने ये सब कुछ देखा हो। सर, यही वो नाला है जहां पर अदिति की लाश मिली थी। नाला कुछ खास गहरा नहीं है, पर हो सकता है इसमें दलदल हो और अदिति उसमें फंस गई हो। आसपास घर तो हैं लेकिन बहुत दूर हैं, और रात में इस एरिया में अंधेरा होगा और सुनसान भी रहा होगा, इसलिए किसी ने कुछ देखा भी नहीं होगा। और सर, वो पार्क जहां पर सुजीत को किडनैप करने की कोशिश की थी, वो भी पास में ही है। सुजीत के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यही वो गार्डन है जहां सुजीत अक्सर खेला करता था, और यहीं से उसे किडनैप करने की कोशिश की गई, जो कि उसका चाचा कबूल कर चुका है कि उसने की थी। लेकिन सुजीत इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुजीत पे किडनैपिंग अटेम्प्ट जो यहाँ पर हुआ, इस बात से वो डर गया? अगर डर गया था तो उसने अपने दादा को क्यों बोला, और अब मुकर क्यों रहा? सर, गौर करने वाली बात है कि सुजीत की बहन की लाश हमें जहाँ पर मिली, वो यहाँ से उसके घर जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ती है। तो सर, हो सकता है कि घर जाते वक्त उसने अपनी बहन पे किसी को अटैक करते हुए देखा, और उसे उस वक्त इस बात की सीरियसनेस समझ में नहीं आई। लेकिन अब जब उसकी बहन की लाश मिल गई है तो वो इस बात से और डर गया, और इसलिए हमसे वो सारी बातें छुपा रहा है। अगर ऐसा है तो दोनों ही जगह पर एक चीज कॉमन है, सुजीत। सुजीत बेटा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? देखिए, दरवाजा अंदर से बंद करके रखा हुआ है, सुजीत खोल ही नहीं रहा है। क्या? सुजीत बेटा, सुजीत खोलो। मैं पीछे का दरवाजा चेक करता हूँ। सुजीत बेटा, दरवाजा खोलो। सुजीत, पीछे का दरवाजा भी बंद है। जाओ। सर देखिए, इसने अपने आप को लॉक कर लिया सर, खोल नहीं रहा है। बढ़िया। सुजीत बेटा, दरवाजा खोलो। सुजीत, पुलिस अंकल है, कुछ नहीं होगा आपको, खोलो। आकाश। सर। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा आपको? बताया कुछ बच्चे ने? कैसा है वो? बच्चा बहुत डरा हुआ है। एक्चुअली जिस रात उस पर किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ था, उस रात जब वो पार्क से घर जा रहा था, तब रास्ते में वो अपनी बहन से टकराया था। तू मेरा पीछा कर रहा है? दीदी, वहाँ पर एक अंकल मेरे को पकड़ने वाले थे। दीदी, फिर से चालू तेरी बकवास कहानियां। ऑलरेडी तू उस गेम बॉक्स के लिए किडनैपिंग की कहानी बनाया था, अब ये नई कहानी बना के तू क्या चाहता है? तेरी वजह से मुझे एक लैपटॉप नहीं मिला। मैं कहानी नहीं और एक शब्द बोला ना तो तेरा वो गेमिंग बॉक्स और तेरी साइकिल सब उठा के फेंक दूंगी मैं, समझा? दीदी, तुम बहुत बुरे हो। सुजीत, अदिति। हम अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की सीख देते हैं, उनके सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, कभी कभी उनकी उंगली को छोड़ना भी चाहिए, उन्हें गिरने देना चाहिए, तभी वो गिरकर संभलना सीख पाएंगे। प्यार के साथ साथ डांट का संतुलन भी बेहद जरूरी है, उनकी मनमानियों को अनदेखा करना भी जरूरी है। सिर्फ अच्छे भविष्य की कामना कभी काम नहीं आती, उन्हें मेहनत की अहमियत समझाना भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि बिना मेहनत के मिली हुई किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं होती। जिस तरह एक किसान बीज बोने से फसल काटने तक पूरे धैर्य और समझदारी से काम लेता है, उसी तरह से हमारे बच्चों का भविष्य हमारी परवरिश पर निर्भर करता है। वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। संकेतों और संभावनाओं को नजरअंदाज करना हम में से ज्यादातर लोगों के स्वभाव का हिस्सा है, फिर वो चाहे सिगरेट के पैकेट पर छपी हुई वैधानिक चेतावनी हो या फिर सड़क के बीच लगा ट्रैफिक का सिग्नल। हम इन्हें देखते तो हैं, लेकिन इनका पालन करने की बजाय या सतर्क होने की बजाय इन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। जुर्म के मामले में भी ऐसा ही होता है। जुर्म हमें अपना शिकार बनाए उससे पहले कुछ संकेत या कुछ बुरा होने की संभावनाएं हमारे रास्ते में आती हैं, जिन्हें या तो ना देख पाने या फिर देखकर भी अनदेखा करने की वजह से हम जुर्म का शिकार बन जाते हैं। इस बात का सटीक उदाहरण है कानपुर एटा हाईवे पर घटी वो घटनाएं जिन्होंने ना सिर्फ पुलिस को सकते में ला दिया, बल्कि लोगों के दिलों में वो दहशत भर दी कि लोग इस हाईवे पर आने से भी डरने लगे। अरे उस्ताद, कुछ गड़बड़ लग रहा है उस्ताद। हेलो, सर, इसकी जेब में ना तो कोई आईडी है और ना ही कोई ऐसी दूसरी चीज जिससे कि इसकी पहचान की जा सके। लेकिन इसने जो शर्ट पहन रखी है उस पर टेलर का लेबल लगा हुआ है, किशोर टेलर। एक काम करो, बस की सवारियों से भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ओके सर। तुमने तो ये हादसा होते हुए देखा था, उन कातिलों का चेहरा भी देखा होगा तुम लोगों ने। उन लोगों को तुम पहचान सकते हो? साहब, हम थोड़ी दूरी पर थे और अंधेरा काफी था, तो पहचान तो नहीं सकते, लेकिन हाँ साहब, 3 लोग थे। आशीष सर, एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ्स निकलवाओ और आसपास के थाने में सर्कुलेट करो, क्योंकि इसके पास ना तो कोई सामान मिला है ना कोई लगेज। हो सकता है ये आसपास के किसी गांव का ही रहने वाला हो। जी सर। कानपुर एटा हाईवे पर 3 लोगों द्वारा बीच सड़क में एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए इन हत्यारों को पकड़ना ही अकेली चुनौती नहीं थी, बल्कि सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी इस मारे गए व्यक्ति की पहचान ढूंढ निकालना। सिर्फ इस आदमी की पहचान ही वो चीज नहीं थी जिससे पुलिस अब तक अनजान थी। वो अनजान थी इस हाईवे पर घटने जा रही एक दूसरी वारदात से, जो पहली वारदात की जगह से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर घटने जा रही थी। हेलो पुलिस। साहब, मैंने ही फोन किया था। तुषार, ये तो मर चुका है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने का इंतजाम करो और आसपास की जगह अच्छी तरह से छान मारो। चलो। कुछ मिला? सर, ये गाड़ी रहमत अली के नाम की है। ये देखिए इसके घर का एड्रेस। एक काम करो, इसके घर वालों को इत्तला करो। यस। और तुम्हें कैसे पता चला? साहब, मैं तो टैक्सी ड्राइवर इधर ही रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता हूँ। आज कोई सवारी नहीं मिली तो सोचा घर चला जाऊँ।
यहाँ आइए जल्दी। हाँ तुषार। सर ये तो जिंदा है। फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। सर सर इधर देखिए। हॉस्पिटल से खबर आई है उस औरत की हालत ठीक नहीं है। चाकू से करीब 15 वार हुए उसकी बॉडी पर। खून काफी बह चुका है, इसलिए बचने के चांसेस कम है। और जो आदमी उसके साथ मिला था उसकी भी हालत ठीक नहीं है। और सर जो आदमी मारा गया था उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी मौत भी चाकू के वार के चलते हुई थी, लेकिन कोई खास बात सामने नहीं आई है। एक ही हाईवे पर 24 घंटे के अंदर 2 वारदातें। एक काम करो, चारों विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कराओ। कानपुर और एटा दोनों शहरों के पब्लिक प्लेसेस पे भी इन्हें लगवाओ। ज्वेलर से बातचीत करो, क्योंकि विक्टिम्स के पास से हमें कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। हो सकता है उनकी हत्या लूट के इरादे से की गई हो, और हत्यारे उनसे लूटा हुआ सामान कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक बात और, उन सभी क्रिमिनल्स को उठाओ जिनका इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ओके सर। सीधी तरह से बताइए काम किसने किया है, वरना एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। बोलो। हमने साहब कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। हमें तो पता भी नहीं साहब, चाहिए तो आप किसी से भी पता कर लो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, करो इनकी खातिरदारी। सर सबके बारे में पूछताछ की। इनमें से कोई भी घटना के वक्त हाईवे पर मौजूद नहीं था। सबके घरों की तलाशी भी ली, लेकिन किसी के घर से कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसके चलते इन्हें दोनों मामलों में से किसी से भी जोड़ा जा सके। यानी या तो ये काम बाहरी लोगों का है, या फिर ये मामला कुछ और ही है। हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारे पति कानपुर टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी लगाते थे और वहीं से एटा, अलीगढ़ और लखनऊ के लिए सवारियां लेके जाते थे। वो तो लौट के आने वाले थे, उनका फोन भी नहीं आया। यानी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पति किस पैसेंजर को कहां लेकर गए थे? हम कुछ भी नहीं जानते इस बारे में। तुषार चलो। फिर बच्चा कहाँ है? आपका बच्चा? जी हाँ, रितेश हादसे के वक्त मेरे साथ ही था। लेकिन हमें वहां तो कोई बच्चा ही नहीं मिला। जिस टैक्सी में आप सफर कर रही थी वो ड्राइवर था और एक आदमी था जो शिवा, मेरे पति मेरे साथ ही थे। वो क्या शीतल जी, हमें बहुत अफसोस है। हम जब तक वहां पहुंचे वो दम तोड़ चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए शीतल जी, आपको हमारी मदद करनी होगी। हो सकता है इस वक्त आपका बच्चा हमलावरों के पास हो। उसकी मदद हम तभी कर पाएंगे जब आप हमें कुछ बताएंगे। वो लोग कौन थे, ये सब कैसे हुआ, कितने लोग थे? सर, मेरे पति शिवम और बेटे रितेश के साथ एटा जा रही थी। खाना अच्छा था ना? हाँ। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। अरे अरे भैया जी, जरा गाड़ी साइड में लीजिए ना। भाई साहब रात है, आगे 2 किलोमीटर पे ढाबा है, वही रोकते हैं। अरे भैया जी समझा करो, बच्चा है। ठीक है। अच्छा बेटा। मैं अपने बेटे को पेशाब कराने के लिए झाड़ियों की तरफ गई, तभी पीछे से शिवम के चीखने की आवाज आई। शिवम! प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। किसी का चेहरा देखा आपने? नहीं सर, वहां बहुत अंधेरा था। उससे पूरे चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था। बच्चे को बचा लीजिए। आप हम पर भरोसा रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
आप चिंता ना करें। एक ही हाईवे पर हुए इन 2 हादसों में से एक हादसे में शिकार हुए व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी और दूसरे हादसे में शिकार हुआ था एक परिवार जिसमें पति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और पत्नी गंभीर रूप से घायल थी। इस महिला का नाम शीतल था और इसने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि जब यह घटना घटी थी तब उस वक्त टैक्सी में उनके साथ उनका 8 साल का बेटा रितेश भी मौजूद था। लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर ना तो वो बच्चा मिला था और ना ही उसकी बॉडी। क्या एक ही हाईवे पर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर और थोड़े ही वक्त के अंतर में हुए इन दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध था? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उस इलाके में सक्रिय सभी मुजरिमों और हिस्ट्री शीटर से कड़ी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुल मिलाकर इस मामले में सफलता अभी कोसों दूर थी। जी हाँ साहब, ये शर्ट हमने इसे लिए। किसके लिए? सर एक साहब आते हैं जय सिंह, उनके लिए सिया था। क्या ये वही है? हाँ साहब, ये तो वही है। ये कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ये तो पता नहीं, लेकिन साहब ये भी पुलिस वाले थे। पुलिस वाले? हाँ साहब। हेलो, ठीक है सर। वो बस ड्राइवर ने जिस आदमी का हाईवे पर मर्डर देखा वो शायद झुंझर का रहने वाला है। झुंझर में? हाँ सर, एटा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। एक बात और सर, जिस आदमी की वो शर्ट थी उसका पता चल गया, एक पुलिस वाला था। पुलिस वाला? सर हेडक्वार्टर से ये फैक्स आया है। जयसिंह, सब इंस्पेक्टर एटा पुलिस। घटना वाले दिन से बिना किसी को इत्तला किए गायब है। उसके घर वालों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैंने कहा भी था लौटते वक्त रुपए लेकर लौटना है, किसी को साथ लेकर जाए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या नाम है आपके गांव का? यही एटा के पास नरखी। हमारी वहां पुरुष देने जमीन थी, सौदा भी हो चुका था। ग्राहक 2 लाख रुपए देने वाला था, वही लेने गए थे वो। सर मैं जानता हूँ मेरे पापा को किसने मारा। किसी पे शक है तुम्हें? शक नहीं है सर, पूरा विश्वास है। मेरे चाचा ने मेरे पापा को मारा है। वो तो पहले ही अपने हिस्से की जमीन बेचकर खा चुके थे और उनकी नजर अब मेरे पापा के हिस्से पर थी। चाचा ने पूरी कोशिश की कि पापा को ग्राहक ना मिले, लेकिन पापा को एक ग्राहक मिला था। इसी वजह से चाचा बहुत चिढ़ चुके थे। राम सिंह जी साहब, उस शाम ने आपसे झूठ कहा है जी। मेरा मेरे भाई जयसिंह से झगड़ा हुआ था, बोलचाल भी बंद थी, पर उसका कारण जमीन नहीं थी, उसका कारण उसका बेटा श्याम था। जिस वक्त तुम्हारे चाचा का मर्डर हुआ था उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? हम सब ट्रेन में थे साहब। एक रिश्तेदार की शादी थी दिल्ली में। हमारे पास टिकट भी है, अगर आपको यकीन ना है तो आप टीटी से भी पूछ सकते हो। इतने करीबी रिश्तेदार की शादी थी, फिर भी तुमने अकेले भेजा बच्चों को। तुम खुद क्यों नहीं गए उनके साथ? साहब मैं भी जाने वाला था, पर जिस रात जाना था उसके एक दिन पहले गठिया का दर्द उठ गया। मैं चलने फिरने की हालत में नहीं था, तो ऐसी हालत में कैसे जाता मैं? इसलिए नहीं गए या जयसिंह को मारने की वजह से नहीं गए? कैसी बात कर रहे हैं आप? जयसिंह मेरा भाई था और हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी जी। और ये जमीन वाली बात तो शाम ने झूठ फैलाई है। तो फिर सच क्या है? किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा जयसिंह के साथ? अरे जमीन ऐसे कैसे नहीं बेच सकता? मेरी जमीन है, मैं बेचूं कुछ भी करूं। शर्म नहीं आती? पुरखों की जमीन तू इस नालायक के लिए बेचेगा? शर्म वरम की बात ना करो। इसको एडमिशन दिलाना मेडिकल में, इसके लिए जमीन तो बेचूंगा बेचूंगा। जयसिंह तू मेरा छोटा भाई है, ये तेरे को बर्बाद कर रहा है, ये नशा करता है, ये शराबी है। ये देखना आपका काम नहीं है। भैया ज्यादा बात नहीं करो, जमीन बेचूंगा तो बेचूंगा। जो करना कर लो। तभी से हमारी बातचीत लगभग बंद हो गई थी।
इसी बात का उसने फायदा उठाया और झूठ में आपसे कह दिया कि ये जमीन का मामला है। 4 दिन पहले जब जयसिंह की हत्या हुई उस वक्त तुम घर पर थे, इस बात का कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? है जी, आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। गठिया का दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चलने फिरने लायक नहीं था। वो घर में ही मुझे देखने के लिए आए थे। क्या नाम है उस डॉक्टर का? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें जयसिंह के भाई को सीधा अरेस्ट कर लेना चाहिए। अगर कत्ल वाकई में उसने किया होगा तो कबूल तो मुझसे करवा ही लेंगे। नहीं तुषार, राम सिंह एक पुलिस वाले का भाई है, उसे पता है पुलिस किस तरह से काम करती है। और वैसे भी हमारे पास उस लड़के के इल्जाम के अलावा राम सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उल्टा शक पैदा करने का काम तो जयसिंह ने किया है। जयसिंह ने? हाँ, जरा सोचो, जयसिंह रहता है एटा में है। जयसिंह सब इंस्पेक्टर एटा पुलिस, गांव उसका नरकी में है। एटा के पास नरकी? और कपड़े सिलवाता है झुंझर में। जी हाँ साहब, ये शर्ट हमने इसे लिए। सर एक साहब आते हैं जयसिंह, उनके लिए सिया था। जबकि ना तो जयसिंह का उस गांव से कोई कनेक्शन है, ना ही उसके परिवार वालों का। इसके अलावा जयसिंह जब अपने गांव से निकला उसके पास ग्राहक के एडवांस के रूप में दिए हुए 2 लाख रुपए थे। आमतौर पर आदमी इतनी मोटी रकम लेकर कहीं भी हो सीधा अपने घर पर जाता है, जबकि जयसिंह ने ऐसा नहीं किया। वो अपने घर से उल्टी डायरेक्शन में गया। क्यों? अरे इधर आओ सब लोग। आज से 4 दिन पहले इस आदमी ने यहाँ से टैक्सी ली थी, पहचानते हो उसे? नहीं सर, मैंने तो इसे नहीं देखा। आप इसे देखा तो है, ये गणपत की गाड़ी में गया था साहब। कहाँ मिलेगा ये गणपत? मैं गणपत हूँ साहब। क्या हुआ साहब? इस आदमी को पहचानते हो? जी साहब, 4 दिन पहले यहीं से लेकर गया था मैं इसे अपनी गाड़ी में। लेकिन बात क्या है साहब? इस आदमी का खून हो गया है 4 दिन पहले। इसे तुम कैसे मिले थे, कहाँ लेकर गए थे, सब जानना है हमें। जी साहब, मैं 4 दिन पहले यहीं से लेकर निकला था उनको अपनी गाड़ी में। एक काम करो, गाड़ी को यहीं साइड में रोक दो, मैं इधर ही उतर जाता हूँ, पास में ही जाना है। अरे साहब मैं छोड़ता हूँ ना। कोई बात नहीं, ये ले। अरे साहब मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं कोई बात नहीं, चलिए। वो जहाँ जाना चाहता था उससे बहुत पहले उतर गया था साहब। ठीक है, लेकर चलो मैं जहाँ उसे छोड़ा था। जी साहब। बैठो तुषार। ठीक इसी जगह छोड़ा था मैंने उन्हें साहब। उसके बाद तुमने क्या किया? साहब यहाँ से कानपुर स्टेशन पास में है साहब, मैं वहाँ चला गया और स्टेशन के बाहर सवारी का इंतजार करने लगा साहब। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट थाने आकर दर्ज करवा देना। जी साहब। बिठाओ गाड़ी में। तुषार, जयसिंह को इसने 5:30 बजे यहाँ उतारा। उसकी मौत हुई 9 बजे के आसपास। 3 घंटे वो कहाँ रहा? 1 मिनट सर। हेलो। ठीक है सर, हॉस्पिटल से फोन था, उस ड्राइवर रहमत को होश आ गया। चलो। जिसको चाय नाश्ता करना है कर लीजिए, ढाबा आ गए, 15 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, चलिए। क्या हुआ था उस दिन? टैक्सी स्टैंड पर खड़े थे, वो लोग आए और अरे भैया जी, भौती चलेंगे क्या? भौतिक? बैठिए। खाना अच्छा था ना? हाँ। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। आजा बेटा। अरे शीतल जल्दी करो। आपको नहीं पता वो औरत और बच्चे का क्या हुआ? उस औरत का नाम शीतल है, उस पर भी चाकू से वार किए हैं, लेकिन वो बच गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कितने लोग थे? उनका चेहरा देखा आपने? एक ही था साहब। रहमत जिसकी टैक्सी में सफर करते वक्त ही शीतल और उसके परिवार पर हमला हुआ था, और जो खुद उस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसके बयान से पुलिस को कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली।
रितेश अब भी गायब था। पुलिस को अब तक उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन एक अनजान शख्स था जो इस बच्चे रितेश को साथ लेकर घूम रहा था। पर ना तो इस शख्स ने अब तक रितेश के बदले में फिरौती की कोई मांग की थी और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा दिखाई दे रहा था। यह शख्स रितेश के साथ क्या करने वाला था या क्या करना चाहता था, यह कहना बहुत मुश्किल था। रितेश मेरा बच्चा कहाँ है तू? वापस आ जा रितेश। सर उस बच्चे का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारों ने उस बच्चे को मारकर लाश को ठिकाने लगा दिया? नहीं तुषार, अगर उन्होंने उस बच्चे को मारना ही होता तो वो बच्चे को साथ लेकर क्यों जाते। हालांकि ये बात अभी हमें साफ नहीं है कि उस बच्चे को ले जाने के पीछे उनका मकसद क्या था। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर कातिलों को फिरौती नहीं चाहिए थी तो बच्चे को लेकर क्यों गए? तुषार, या तो ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं या फिर ये मामला कुछ और है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा इस वक्त है कहाँ। सर मैंने डॉक्टर आनंद से पूछताछ की थी। वो रात को 9 बजे राम सिंह के घर गया था। आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। गठिया का दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चलने फिरने लायक नहीं था। वो घर में ही मुझे देखने के लिए आए थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा हो। राम सिंह ने उसे अपने दर्द के बहाने घर पर बुलाया हो और डॉक्टर के जाने के बाद राम सिंह घर से निकला हो, जयसिंह का कत्ल करके वापस आ गया हो। लेकिन सर उसके दोनों बेटे तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात को वो दोनों ट्रेन में ही थे। हम सब ट्रेन में थे साहब। एक रिश्तेदार की शादी थी दिल्ली में। लेकिन यह भी हो सकता है कि जयसिंह के बेटे श्याम ने अपने चाचा राम सिंह को फंसाने के लिए झूठ बोला हो। शक नहीं है सर, पूरा विश्वास है। मेरे चाचा ने मेरे पापा को मारा है। एक काम करो, जयसिंह के बेटे श्याम की कुंडली निकालो, देखो कहीं उसी में तो दोष नहीं है। ओके सर। पुलिस ने जब मारे गए पुलिस वाले जयसिंह के बेटे के बैकग्राउंड की जांच की तो उनके सामने एक ऐसा चौंका देने वाला सच आया जिसकी वजह से ये बेटा अपने पिता की हत्या कर सकता था। अपने बाप का कत्ल तूने ही किया है ना? वो 2 लाख रुपए भी तूने ही उनसे लूटे थे, ड्रग डीलर्स का उधार चुकाने के लिए, है ना? नहीं सर, ये झूठ है सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, ये भी मानता हूँ कि मुझ पर कर्जा है। सर इसके लिए कोई बेटा अपने बाप को क्यों मारेगा? ड्रग्स इंसान से कुछ भी करा सकती है, अपने बाप का खून भी। सर मैं मानता हूँ, इसलिए तो ड्रग्स छोड़ने की कोशिश कर रहा था मैं। आप पता करवा लीजिए सर, मैं कितने दिनों से वहाँ पर नहीं गया हूँ। सर मैंने मेरे पापा को नहीं मारा सर, मुझ पर यकीन कर लीजिए सर प्लीज़, मैंने मेरे पापा को नहीं मारा। ठीक है, जा अभी। सर क्या लगता है आपको, ये जो बोल रहा है वो सही है? तुषार, फिलहाल इसे झूठा साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक काम करो, 24 घंटे इस पर नजर रखो। यस सर। मैडम जी, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपका बेटा आपको जल्दी मिल जाए। खुदा हाफिज। रितेश, आप इसको जानते हैं? हाँ साहब, इस आदमी को तो मैं देखा साहब। यहाँ पर रहता तो नहीं था, लेकिन अक्सर आ जाया करता था साहब। हमारी दुकान से सिगरेट वगैरह खरीद कर यहाँ से चला जाता था साहब। कहाँ जाता था, कुछ मालूम है? अब ज़्यादा तो नहीं मालूम साहब, लेकिन सुना है किसी संध्या नाम की ओर से चक्कर था साहब उसका, वहीं पर जाता होगा साहब। ये संध्या रहती कहाँ पे? देखो, यहाँ हम तुम्हारे और जयसिंह के रिश्ते की बात करने नहीं आए, हम यहाँ जयसिंह के खून की तफ्तीश करने के लिए आए। साहब उन्हें जब छुट्टी मिला करती थी तब वो मुझे घर पर मिलने आया करते थे। 14 तारीख को भी आया था? हाँ साहब, करीबन 6 बजे आए थे। और 2 घंटे के बाद चले गए। और यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद उसका खून हो गया हाईवे पर।
यहाँ आने से पहले जयसिंह ने गांव में अपनी जमीन का सौदा किया था, जिसके एवज में उसे 2 लाख रुपए मिले थे। उसने तुम्हें बताया था? नहीं साहब, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर हमें पता लगा कि तुमने हमसे कुछ छुपाया है या झूठ बोला है तो अच्छा नहीं होगा। चलो तुषार। कैसे हुआ ये सब? मैं आराम से गाड़ी लेके आ रहा था सर, सडनली मेरी गाड़ी के सामने आकर टकरा गई। या तो ये किसी चाकू से वार किया गया है या फिर किसी धारदार हथियार से। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर हमने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर उस एरिया को अच्छे से छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना तो उस औरत का कोई सामान मिला है और ना ही उसका मोबाइल। जो गाड़ियां रोज वहां से गुजरती थी, जो लोग वहां से गुजरते थे, हमने उनसे भी बातचीत की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा सर। तुषार, इस हफ्ते में ये तीसरी वारदात हुई है। मुझे लगता है ये मामला शायद किसी गैंग का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। एक काम करो, अपने खबरियों को एक्टिव करो। इन तीनों मामलों से जुड़े हर शख्स को दोबारा से इंटरोगेशन के लिए बुलाओ। सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। यस सर। इतना प्यारा है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सपने में देखा करते थे, है ना? तुम माँ बन गई है और मैं बाबा। बस कुछ दिन हमें इसे लेकर यहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? सुन, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अभी इसके मन में अपने मम्मी पापा की याद ताज़ा है, इसलिए बार बार मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना कहता रहता है। अब अगर हम इसे अपने घर लेके गए और आस पड़ोस को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कुछ दिन हमें यहीं रुकना पड़ेगा। बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, समझी? सर। हाँ तुषार। सर कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड चेक हो चुके हैं, लेकिन सब क्लियर है। इनमें से किसी ने भी कोई ऐसा कॉल नहीं किया जिससे कि शक उस पर किया जा सके, और फोन लोकेशन से भी कुछ नहीं मिला है। तीनों घटनाओं के वक्त इनमें से कोई भी उस घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, सिवाय उस बस ड्राइवर के और कंडक्टर के, जिन्होंने जयसिंह का कत्ल होते हुए देखा था। यानी कि ये सब सच बोल रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है सर, क्योंकि शीतल के बेटे रितेश का अब तक कुछ पता नहीं चला, और जयसिंह पर जिन हत्यारों ने हमला किया था उनका भी कोई सुराग नहीं मिला। हम अभी जयसिंह के बेटे श्याम और उसके भाई राम सिंह पर नजर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ संध्या पर भी नजर रखी है, और उन्होंने भी ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे कि कोई लीड मिले। यानी कि अब हमारे पास इन मामलों में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय एक के। ये श्रीधर से कहो जरा रिपोर्ट करे। ओके सर। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। एक गिलास पानी लेके आओ। जाओ पिला दो उसे। पिला दो? हाँ हाँ पिला दो उसे। खा ले बेटा। नहीं खाना मुझे, मुझे मेरे मम्मा के हाथ से खाना है। अब तक की जांच से पुलिस को लगने लगा था कि हाईवे पर हुई इन सारी वारदातों का जिम्मेदार कोई एक ही गिरोह है, जिसके मन में कानून को लेकर ना तो कोई डर है और ना ही पुलिस को लेकर कोई खौफ। इस हाईवे पर एक हफ्ते में 3 वारदातें हो चुकी थी, जिनमें 3 लोग अपनी जानें गंवा चुके थे, और पुलिस की हर संभव कोशिश के बाद भी उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी। और ना ही उस बच्चे रितेश के बारे में कुछ पता चला था, जो इस वक्त एक जोड़े के साथ उनके घर में रह रहा था, जो कि उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो। दूसरी तरफ जयसिंह की हत्या को लेकर भी पुलिस पर उंगलियां उठ रही थी कि अगर पुलिस अपने ही एक साथी को इंसाफ नहीं दिला पा रही है तो एक आम आदमी की सुरक्षा को लेकर उन पर कैसे यकीन किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम पर हर तरफ से दबाव पड़ भी रहा था और हर बीतते दिन के साथ बढ़ भी रहा था, और यह भी डर था कि कहीं ऐसा एक और हादसा ना हो जाए। कहाँ है बेटा तू? वापस आ जा रितेश।
चलो बस से चलते हैं। अरे बस से क्यों जाएंगे, टैक्सी लेते हैं ना। वो देखो सामने टैक्सी स्टैंड है, चलो। ए भैया। हाँ साहब, एटा चलोगे क्या? चलेंगे साहब। कितने लोगे? 450 लगेगा साहब। ठीक है चलो, चलिए साहब। अरे नहीं नहीं, इसे मेरे पास रहने दीजिए। बैठिए, आइए। साहब थोड़ा आगे साइड में रोक लूं क्या? किस लिए भाई? थोड़ा बाथरूम जाना था सर। बिल्कुल रोको भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? जी साहब। लगा लो साइड में गाड़ी। तुम अभी रुको, यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मैं कहा तुम रुको यहाँ पे। अरे अभी चलती हो तुम्हारे। मैं कहा तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। रुको जरा, पर जल्दी आना। मैं आ रहा हूँ, रुको। क्या हुआ साहब? किसी ने क्या हुआ? तुम्हें डंडा मारा साहब? किसने मारा तुमको? छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। उषा! चल लेके चलो, चल चल लेके ये उठा, गाड़ी में डाल, फट अंदर चल। तुम्हें कुछ लगी तो नहीं? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लता तुम ठीक हो? जी सर। उठ जाओ, उठ जाओ, बैठो। साहब हमको माफ कर दो साहब। हमारा एक गैंग है साहब, जिसमें हमारे अलावा और भी कई टैक्सी ड्राइवर शामिल है साहब। जब भी कोई ड्राइवर किसी सवारी को लेकर जाता तो उसके पीछे पीछे 2-3 ड्राइवर और निकल जाते और उससे आगे निकलकर उन जगहों पर जाकर छुप जाते थे साहब। मैडम 1 मिनट जरा टॉयलेट जाता हूँ थोड़ा गाड़ी। हेलो, अरे भाई शिकार रेडी है, फटाफट निकल वहां से। जयसिंह को तू ही लेकर गया था ना? जी साहब, उस दिन जब मैं जयसिंह को लेकर जा रहा था तो क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं साहब, मुझे लगता है कि कुछ खराबी आ गई है। मैं इधर ही उतर जाता हूँ, पास में ही जाना है। अरे साहब मैं छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? वो अभी अभी गाड़ी से नीचे उतर के चला गया। हाँ साहब माफ कर दो साहब। जब तुम लोगों को लूटते थे और मारते थे उस वक्त तुम्हारे फोन की लोकेशन वहां की क्यों नहीं होती थी? हम सबके पास एक परमानेंट नंबर के अलावा एक खुद का नंबर रहता था। जब हम लूट करने के निकलते थे तब अपना फोन टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देते थे या किसी साथी को दे देते थे। गलती हो गई साहब, हमने पैसों की माफ कर दो साहब, माफ कर दो। पैसों की लालच में आ गए साहब। और आखिरकार हाईवे पर हुई लूट और हत्याओं की 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले टैक्सी ड्राइवर गिरोह को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इसके बाद भी गायब हुए मासूम बच्चे रितेश की कहानी अब तक अनसुलझी थी। पुलिस के नजरिए से बीतते हर दिन के साथ रितेश की जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। कौन था ये जोड़ा और इनका रितेश के साथ क्या संबंध था? इन सवालों के जवाब तभी मिल सकते थे जब पुलिस रितेश तक पहुंच पाती, जिसकी फिलहाल कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। क्या टैक्सी ड्राइवरों का एक गिरोह अब भी कुछ छिपा रहा था? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, इस बच्चे की वजह से पुलिस से ढूंढ रही है, और अगर ये पुलिस को मिल गया ना तो हम लोग मारे जाएंगे। पुलिस हमें पकड़ेगी और हमारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। तो क्या, इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ नहीं। मतलब इसे मार दोगे? हम इसे तुम्हें छूने नहीं देंगे। मनोहर छोड़ो इसे, ये हमारा बच्चा है। मरना है तुझे। छोड़ो इसे मनोहर, छोड़ो हमारे बच्चे को। उनके साथ एक बच्चा भी था, क्या किया तूने उसके साथ? बस मारो साहब,
बताता हूँ उस दिन। अरे भैया जी, भौती चलेंगे क्या? भौतिक, बैठिए। अरे शीतल जल्दी करो। रितेश चल यहाँ से, भाग भाग जल्दी। और फिर मनोहर बच्चे को लेकर चला गया। हॉस्पिटल से निकल के सबसे पहले मैंने मनोहर को कॉल किया। हाँ बोल, अस्पताल से आ गया तू? हाँ, और तुम्हारी बेवकूफी के चलते हम सबको जेल जाना पड़ेगा। काय को लेकर तू बच्चे को, तुम पुलिस कुत्ते की तरह सूंघते घूम रही हो बच्चे को। और वो बच्चा अगर तुम्हारे पास रहा ना तो बहुत जल्द तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगी और फिर हम सबका खेल खत्म। कहाँ मिलेगा ये मनोहर? नहीं पता था, आज सुबह से उसका नंबर भी बंद आ रहा है और हमें नहीं पता कि वो बच्चे को क्यों लेके गए और उसके साथ क्या करने वाला है। हेलो सर, जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हो रितेश को, उसको मैंने भगरमंडी इलाके में देखा है। तुम दोनों पीछे से जाओ। पूरे घर की तलाशी लो ठीक से, तिवारी चेक करो। ओके सर। कहाँ है मनोहर? मनोहर वो बच्चा किधर है? बचा लो साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। ले गया वो। मनोहर छोड़ो हमारे बच्चे को, छोड़ो। अरे पागल औरत, पुलिस हमें पकड़ेगी ना तो इसको असल माँ बाप को लौटा देंगे। जब ये हमारे पास रहेगा नहीं तो हम क्या ऊपर है इसके लिए? कहाँ लेकर गया मनोहर उस बच्चे को? सर यहाँ कोई नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं मनोहर के घर पे हूँ सर। यहाँ पे मनोहर और बच्चा नहीं मिला, लेकिन उसकी बीवी मिली। हमने उसको हिरासत में लिया है सर। वो कुछ लोकेशन के बारे में बता रही है जहाँ पे मनोहर हो सकता है। वो जहाँ जाने के लिए कह रही है वहाँ पहुँचो, हम भी वहाँ पहुँचते हैं। ओके सर। तुझे माँ बाबा के पास ले चलता हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे। अगर आप लोग आगे बढ़े ना, इस बच्चे को मार दूंगा। देख मनोहर, मान जा, बच्चे को छोड़ दे। मैं अभी भी कह रहा हूँ। मनोहर छोड़ दो उसे, हमारा बच्चा नहीं है। तू लेके आई ना इनको? इस पिल्ले के लिए इतना वो अपने पति को धोखा दे रही है तू? मनोहर, अभी भी कह रहा हूँ छोड़ दे इसे, वरना गोली मार दूंगा मैं। नहीं, छोड़ दे। टैक्सी ड्राइवरों के इस गिरोह के मुंह खून लग चुका था। हर एक वारदात को अंजाम देने के साथ इस गिरोह के सदस्यों का लालच बढ़ता ही जाता और साथ ही ये यकीन भी मजबूत होता जाता कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और इसी लालच और आत्मविश्वास की वजह से वो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते चले गए। दूसरी तरफ इसी गैंग के एक और सदस्य मनोहर ने उस मासूम रितेश का अपहरण करके इस जुर्म के रंग को और गाढ़ा और घिनौना बना दिया। उसे लगा कि ऐसा करके वो अपनी पत्नी और अपने जीवन में संतान ना होने की कमी को पूरा कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बुराई के सिक्कों को बटोर कर सुख की दौलत कभी जमा नहीं की जा सकती। बुराई का अंत और अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और अब मनोहर और इस टैक्सी ड्राइवर गिरोह के सभी सदस्य अपना बाकी का जीवन
जेल की सलाखों के पीछे बिताएंगे। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन जीवन में थोड़ी सतर्कता बेहद जरूरी है। जब भी आप किसी टैक्सी या किसी दूसरे साधन में सफर करें तो उस वाहन का नंबर अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्तों को जरूर भेजें, और साथ ही उस सफर के रास्ते के बारे में और लगने वाले अनुमानित समय के बारे में अपने करीबी लोगों को पहले से अवगत कराना सतर्कता का वो कदम है जो हमें हमारी यात्रा के दौरान सुरक्षित रख सकता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।